सो गाइस, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। तो हमारे सामने जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो आता है, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन। मतलब आपको डायरेक्शन बताना है और मैग्नीट्यूड का मतलब है कि वैल्यू बताना है। किस चीज़ का वैल्यू बताना है? नेट फोर्स का। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फ़ोर्स करता क्या है। तो बच्चों जो फ़ोर्स है उसकी वजह से बेसिकली क्या होता है कि फ़ोर्स की वजह से हमारा जो है चेंज आता है। और क्या चेंज आता है? तो फोर्स की वजह से चेंज आता है वेलोसिटी में। ये पॉइंट आपको हमेशा याद करके रखना है कि फ़ोर्स की वजह से हमेशा क्या होता है, फ़ोर्स की वजह से हमेशा चेंज आता है। और किस चीज़ में चेंज आता है? वेलोसिटी में चेंज आता है। यानी कि जिन क्वेश्चनों में वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा उनमें एक नेट फोर्स लग रहा होगा, और अगर किसी क्वेश्चन में वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है तो उसका मतलब उस पर फोर्स जीरो होगा। ओके, ये कहा गया था न्यूटन के फर्स्ट लॉ में। याद करो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कुछ ऐसे ही था। तो चलिए इसी लॉ के आधार पे हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो बच्चे फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर ए पार्ट, उसमें कहा गया है ए ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन, एक बारिश का बूंद नीचे आ रहा है विद कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि उसका वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। तो अभी अभी जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि फोर्स की वजह से वेलोसिटी में चेंज आता है। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो वहाँ पर फोर्स भी नहीं है। तो जो पहला पार्ट है उसमें हमारा जो नेट फोर्स है, टोटल फोर्स है, वो जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीड में चेंज, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। दूसरा पार्ट है हमारे पास बी, ए कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम इज़ फ्लोटिंग ऑन द वाटर। फ्लोटिंग ऑन द वाटर का मतलब है कि वो पानी पर है, ऐसे ये होता है फ्लोटिंग, फ्लोट कर रहा है। तो क्या इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है? नहीं, ये तो बस ऐसे रुका हुआ है, फ्लोट कर रहा है, बस तैर रहा है। तैर भी क्या रहा है? रुका हुआ है, यूँ समझ लो पानी में है, बस इतना है ना। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ पर भी हमारा नेट फोर्स क्या माना जाएगा? ज़ीरो माना जाएगा गाइज। चलिए थर्ड पार्ट में चलते हैं। ए काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन स्काई। एक पतंग जो है रुकी हुई है, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई है आसमान में, स्काई मतलब आसमान। तो अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। अब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है तो अभी भी नेट फोर्स आपका क्या चल रहा है? ज़ीरो चल रहा है। ठीक है, चलिए डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट में क्या कह रहा है? ए कार मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो जब जब कांस्टेंट स्पीड आएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी आएगा, तो हमारे दिमाग में होना चाहिए नेट फोर्स ज़ीरो होगा, क्योंकि फोर्स हमेशा वेलोसिटी चेंज करवाने के लिए चाहिए होता है। ठीक है। ई पार्ट में क्या कह रहा है? देखिए लास्ट में, एक हाई स्पीड का इलेक्ट्रॉन है, स्पेस में है, फार फ्रॉम ऑल मटीरियल ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ जो वर्ड लिखा गया है मटीरियल ऑब्जेक्ट, इस वर्ड का मतलब है कि हर मटेरियल से, मतलब जो मटेरियल्स होते हैं उनसे जो है बच्चों, हम सबको पता है कि दो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट से दो चीज़ें निकल सकती हैं। क्या? या तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स निकल सकती है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स, ईएमएफ फोर्स। या तो हो सकता है कि कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, वो मास क्या लगा सकता है उस पर? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लगा सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है। तो उसने साफ साफ बोल दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इतना दूर है इन ऑब्जेक्ट से, तो ये ऑब्जेक्ट कोई फोर्स नहीं लगा सकते, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा सकते। तो ऑब्वियस सी बात है, एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और उस पर कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं लग रहा। यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इन सब से फ्री है। अगर वो इलेक्ट्रॉन इन सब से फ्री है तो उस पर किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं होगा। समझ गए? तो बच्चे फर्स्ट पार्ट का जवाब हमारे सामने आ चुका है। और आप देखें तो फर्स्ट पार्ट में सारे ही पार्ट्स में नेट फोर्स ज़ीरो है, क्योंकि हर पार्ट में लगभग लगभग देखा जाए तो वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो गाइज़, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें हमसे कहा गया है, ए पैबल ऑफ मास 0.05 kg थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक मास को हमने ऊपर फेंक दिया है, इस पर हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताना है। तो इस पर डायरेक्शन बतानी है और फोर्स बताना है ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। तो पहले पार्ट का जवाब है, जब बच्चे आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक देते हैं तो इसके ऊपर क्या होता है
एक फोर्स लगता है जिसे कहते हैं हम एम जी, ग्रेविटेशन फोर्स होता है ये एम जी, और ये अर्थ की तरफ लग रहा होता है। तो एम कितना यूज़ करना है 0.05, और जी का वैल्यू कितना यूज़ कर लिया हमने 10 यूज़ कर लिया, तो ये आ गया हम पे 0.5 न्यूटन। तो पहले पार्ट का जवाब है जब ये अपवर्ड मोशन कर रहा होगा उस वक्त इस पर जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स होगा जिसका वैल्यू होगा 0.5 न्यूटन, और उसका डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड। दूसरा पार्ट है ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, अभी ऊपर गया था, फिर ऊपर से कहाँ आया होगा, नीचे आया होगा। जब नीचे आया होगा तब भी तो ये फोर्स ऐसी लगेगा ग्रेविटी, तो तब भी हमारा फोर्स 0.5 न्यूटन ही होगा और डायरेक्शन उसका डाउनवर्ड ही होगा, बिकॉज ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही लगती है अर्थ की तरफ, ठीक है, अर्थ की तरफ। एट हाईएस्ट पॉइंट, अब जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तब भी ग्रेविटी नीचे ही लग रही होगी, यानी कि तब भी फोर्स यही रहेगा, तो तब भी हमारा जो फोर्स है वो इतना ही रहेगा 0.5 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी, तब भी डाउनवर्ड रहेगी। ओके, डू द आंसर चेंज इफ़ पेबल वाज थ्रोन एट एन एंगल 45 डिग्री, क्या आपका आंसर चेंज होगा अगर आप इसे 45 डिग्री के एंगल से फेंकते हैं? तो क्या जवाब है इसका? नो, हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। क्यों बच्चे? बच्चे एक बात बताओ, आप किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल से फेंकते हो, वो ऐसे चले भी गया आ भी गया, तो उस पर तब भी किसी भी पॉइंट पर क्या लग रही होगी, ग्रेविटेशन फोर्स ही लग रही होगी एम जी। तो आप किसी भी एंगल से फेंक लो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, ग्रेविटी तो हमेशा एम जी लग रहा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। तो हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो तीनों पार्ट के हमने जवाब दे दिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे ये हमसे कह रहा है, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टोन ऑफ मास 0.1 kg। हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है नेट फोर्स का, और मास हमारे पास है 0.1 kg। ओके, फर्स्ट पार्ट है, जस्ट आफ्टर इट इज़ ड्रॉप फ्रॉम विंडो ऑफ स्टेशनरी ट्रेन। आपके पास एक ट्रेन है इस एग्ज़ाम्पल में, और ये ट्रेन अभी रेस्ट पर है। अगर ये रेस्ट पर होगी तो जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से बाहर निकालोगे तो उस पर एक ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करने लग जाएगा, और आपको पता ही है ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला mg होगा। अब m का वैल्यू जो हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में 0.1 है, और g का वैल्यू 10 है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1 न्यूटन। तो ग्रेविटेशन फोर्स कितना एक्ट करेगा 1 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या होगी डाउनवर्ड। बी पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। जस्ट आफ्टर इट इज़ ड्रॉप फ्रॉम ए विंडो ऑफ ए ट्रेन रनिंग एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये ट्रेन किसी वेलोसिटी से चलने लग गया, ये ट्रेन किसी वेलोसिटी से चलने लग गया, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हमारा फोर्स बदल जाएगा? नहीं, फोर्स तो तब भी इतना ही रहेगा डाउनवर्ड, ये चेंज नहीं होगा। सी पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। जस्ट आफ्टर इट इज़ ड्रॉप फ्रॉम विंडो ऑफ ट्रेन एक्सिलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे क्या समझना है आपको कि मान लो ये ट्रेन आगे जा रहा है और इसका एक्सेलेरेशन है 1, ठीक है, आपके पास एक स्टोन है, तो ये स्टोन, अब क्योंकि स्टोन जो है ट्रेन में है एक व्यक्ति के पास, और ये ट्रेन आगे जा रही है, ठीक है, ये ट्रेन कहाँ जा रही है, आगे जा रही है, तो इस स्टोन पर एक फोर्स लगेगा आगे की तरफ एम ए। एम कितना था 0.1, ए कितना है 1, तो 0.1। और ये फोर्स बच्चे तब तक लगेगा जब तक ये आदमी इस ट्रेन में है, या ये पत्थर इस ट्रेन में है ना, जब तक ये इस ट्रेन में है तब तक ये फोर्स लगेगा। लेकिन उसने बोला है जस्ट आफ्टर इट इज़ ड्रॉप, तो उसका मतलब जस्ट आफ्टर इट इज़ ड्रॉप का मतलब आपने इस पत्थर को ट्रेन से बाहर कर दिया, जब बाहर कर दिया तो सिर्फ इस पर ग्रेविटी लगेगी फिर। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब है 1 न्यूटन ही लगेगा, और वो भी डाउनवर्ड लगेगा। क्लियर हुआ आपको ये पार्ट? चलो इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों इसका डी। बच्चों इसके डी पार्ट में कहा गया है, लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ट्रेन विच इज़ एक्सिलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ट्रेन है और ट्रेन के फ्लोर पे ये मास रखा हुआ है, ट्रेन आगे जा रही है,
ट्रेन का एक्सेलेरेशन 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो मास है ये भी आगे जाएगा, क्योंकि ट्रेन के साथ ही तो मूव कर रहा होगा। तो अगर कोई ऑब्जर्वर इसे देख रहा है तो उसे तो दिखेगा कि ये तो ट्रेन के साथ ही मास आगे जा रहा है, तो वो कहेगा कि इस पर फोर्स लग रहा है ma, इसका मास है 0.1 और एक्सेलेरेशन ट्रेन का कितना है 1। तो बच्चे इस केस में जो मेरा फोर्स है वो आ रहा है 0.1 न्यूटन, और ये फोर्स एक्ट करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन। जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगता हुआ इसे दिखेगा भाई कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमसे कहा गया है कि वन एंड ऑफ स्ट्रिंग लेंथ एल इज कनेक्टेड टू ए पार्टिकल ऑफ मास एम एंड अदर स्मॉल पैक ऑफ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। एक पॉइंट से एक रस्सी बांध के एक मास को लटकाया गया है और इस मास को हम इस तरह से सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करवा रहे हैं। इफ़ पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर सर्कल विद स्पीड v, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। तो आप देख सकते हो कि सेंटर की तरफ सिर्फ टेंशन एक्ट करेगा T, क्योंकि जो mg है वो तो आपका नीचे की तरफ एक्ट कर जाएगा ग्रेविटेशन फोर्स। इसके अलावा इस पर कोई और नॉर्मल फ्रिक्शन जैसा फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो सिर्फ टेंशन फोर्स इस पर एक्ट करेगा। तो टेंशन ही क्या बनेगा यहाँ पर, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, टेंशन। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा आंसर वो फर्स्ट जाएगा, क्योंकि सेंटर की तरफ सिर्फ कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, T, और T को ही क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक हम पे रिटार्डेशन फोर्स है। तो रिटार्डिंग फोर्स जैसे कि हम बच्चों बैच में डिस्कस करते हैं कि रिटार्डिंग मतलब मोशन के अपोजिट, और मोशन के अपोजिट इसलिए हम माइनस ले रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है आपके पास, इस पर फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है और मोशन आगे की तरफ हो रहा है। थोड़े वक्त के बाद जाके ये ब्लॉक क्या करेगा, रुक जाएगा, यानी कि इसका वेलोसिटी 0 है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इनिशियल स्पीड है वो हमारी कितनी लेके चलनी है, 15 मीटर पर सेकेंड लेकर के चलनी है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर F = ma का यूज़ करता हूँ इस क्वेश्चन में, तो मेरे पास a आ जाएगा 50/m, और m इस क्वेश्चन में हमें कितना लेके चलना है, 20 kg। अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो वहाँ पर 20 kg लिखा है, तो a का जो वैल्यू है वो आ जाएगा माइनस का 2.5। तो a हमें पता चल गया इस क्वेश्चन का माइनस का 2.5। ये हमसे कह रहे हैं कि कितने टाइम के बाद ये पार्टिकल स्टॉप हो जाता है। तो टाइम निकालने के लिए इक्वेशन यूज़ करेंगे, v = u + 80। v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 15, a का वैल्यू 2.5, और यहाँ पे हम t यूज़ कर लेंगे। तो बच्चों ये आ जाएगा 15/2.5 = t, एंड देन हम इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे और ये हम पे आ जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 6 सेकंड के बाद ये ब्लॉक यहाँ पे जाके रेस्ट पे आ जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 आता है हम पे नेक्स्ट। इसमें कहता है कि हमारे एक कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 kg change its speed from 20 to 3.5 in 25 seconds. Okay, the direction of motion remain unchanged. What is the magnitude and direction of force? Okay, तो बच्चों 6th क्वेश्चन में जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला ma होता है, हम सबको पता है, और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। तो गाइज़ हम यहाँ पर बस वैल्यू पुट करेंगे, जैसे मास का वैल्यू 3 है, फाइनल वेलोसिटी 3.5 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 2 है, और टाइम आप 25 सेकंड यूज़ कर रहे हैं। इस सब को कैलकुलेट करने पर आपका आंसर आएगा बच्चों 0.18 न्यूटन। और क्योंकि ये फोर्स पॉजिटिव है तो ये मोशन की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है फोर्स। तो इसमें 2 चीज़ें पूछी गई थी, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, तो वैल्यू कितनी आ रही है 0.18, और डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि ये फोर्स कैसा है, पॉजिटिव है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि आपके पास एक मास है जिसके पे कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं हमारे, और ये दोनों फोर्स कैसे एक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं। तो ये वाला फोर्स हमारा 8 न्यूटन है और ये वाला फोर्स हमारा 6 न्यूटन है, 2 फोर्स हमारे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये मास हमारा कितना है, 5 kg का हमारा मास है। अब नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। ओके, तो बच्चों हम पहले यहाँ पर देखिए ये दो वेक्टर हैं और इन दोनों के बीच में 90 का एंगल है। आपको पता होगा फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी हमें दिखती है तो हम उसका टोटल निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर जो टोटल निकलेगा वो निकल जाएगा अंडर रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर और बीच में एंगल कितना चल रहा है 90। तो cos 90 ज़ीरो होता है, तो यहाँ पर हम सिर्फ f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर। तो f1 का वैल्यू कितना दे रखा हमें 8 और f2 का वैल्यू कितना है 6। तो हमारे पास यहाँ से टोटल फोर्स आ जाएगा और टोटल फोर्स कितना आ गया हम पे 10 न्यूटन आ गया। तो टोटल फोर्स हम पे कितना आ रहा है इस क्वेश्चन में 10 न्यूटन आ रहा है। तो जब हम F इजिकल टू एम ए अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो m का वैल्यू इस क्वेश्चन में हमारे पास कितना है 5 है, 5 बराबर 10, तो 5 2 ज़ा 10। तो इस क्वेश्चन में a का जो वैल्यू है वो हम पे 2 आ जाता है। अब ये डायरेक्शन पूछ रहा है, तो जैसे कि हम बैच में डिस्कस करते हैं बच्चों की जब भी मेरे पास y और x होता है तो यहाँ पर हम डायरेक्शन निकालने के लिए tan अल्फ़ा का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर y का वैल्यू 6 लिखेंगे और x का वैल्यू 8 लिख लेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। और बैच में हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है कि ये एंगल 37 डिग्री पर यूज़ होता है 3/4 का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो मैग्नीट्यूड है वो 2 होगा और जो एंगल होगा वो कितना होगा 37 डिग्री रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों हमसे कह रहा है द ड्राइवर ऑफ ए 3 व्हीलर मूविंग विद ए स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर है, कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इनिशियल स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है और जैसे हम बैच में डिस्कस करते हैं कि 5/18 से अगर हम मल्टीप्लाई करें इस वैल्यू की तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है किलोमीटर पर आवर। 18 2 ज़ा 36, तो ये 10 मीटर पर सेकंड हमारे पास यहाँ से जवाब आ जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी हम पे 10 आ जाती है। सीज ए चाइल्ड स्टैंडिंग इन मिडल ऑफ द रोड एंड ब्रिंगिंग हिज व्हीकल टू रेस्ट। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाती है इन 4 सेकेंड। कितना टाइम लिया 4 सेकेंड लिया। तो यहाँ पर हम इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं v इजिकल टू यू प्लस 80 ताकि हम एक्सेलरेशन जैसी चीज़ को यहीं से हम फाइंड कर सकें। तो यहाँ से ये देखिए मैंने यहाँ से इसका a फाइंड कर लिया और a आ रहा है माइनस का 2.5। आप अपनी कैलकुलेशन करना और अगर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस करना। इसके बाद ही हमसे कह रहा है व्हाट इज़ द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। तो फोर्स कितना होगा, फोर्स होता है ma। तो यहाँ जो मास यूज़ करना है वो हमें कह रहा है कि जो 3 व्हीलर है उसका मास है 400 और जो ड्राइवर है उसका मास है 65। तो टोटल मास हो गया 465 और एक्सेलेरेशन है माइनस का 2.5। 465 की आप माइनस की 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पे माइनस का 1.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके, तो ये नेगेटिव साइन का मीनिंग है, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया कि रिटार्डेशन का मीनिंग है नेगेटिव फोर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों हमारे पास क्या है, एक रॉकेट है जो कि लिफ्ट ऑफ करना चाहता है। मतलब जो रॉकेट है वो ऊपर जाना चाहता है और इसका मास हमारे पास है। तो हम फोर्स के लिए जब ma का यूज़ करेंगे तो मास यूज़ कर लेंगे 20,000। ठीक है, अब आगे इंटू a। अब ये अपवर्ड जाता है और इसका एक्सेलेरेशन कितना है 5 है। अब रॉकेट के केस में क्या होता है कि रॉकेट को कम से कम ग्रेविटी के, अब देखिए अगर किसी भी चीज़ को ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए पहली बात तो जो नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है उसको ओवरकम करना होगा, क्योंकि अगर ग्रेविटी ज़्यादा होगा तो ये फिर ऊपर नहीं जा पाएगा। तो इनिशियली क्या होगा कि ये ऊपर 5 से तो जा रहा है बट इसको शुरू में जो है ना, शुरू में ग्रेविटी के भी अगेंस्ट करना पड़ेगा। तो ग्रेविटी आपकी कितनी एक्ट कर रही थी 9.8। तो ओवरऑल अगर आप एक्सेलेरेशन यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास निकल करके 9.8 + 5। अब आपको पता चला कि मैं 9.8 + 5 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए नीचे की तरफ ना ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। अगर इस रॉकेट को ऊपर जाना है तो उसको ग्रेविटी के ज़्यादा एक्सेलरेशन लाना पड़ेगा, यानी कि 9.8 तो लाना ही लाना पड़ेगा, इसके अलावा उसको 5 का और लाना पड़ेगा अपने लिए ताकि वो ग्रेविटी को पूरी तरह से ओवरकम कर सके। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने पर आपका आंसर आएगा 2.96 × 10⁵ न्यूटन। तो इतना फोर्स इसमें स्टार्टिंग में एक्ट करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10।
सो गाइज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है ए बॉडी ऑफ मास 0.40 kg मूविंग इनिशियली विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड टू नॉर्थ इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट फोर्स 8 न्यूटन डायरेक्टेड टूवर्ड द साउथ। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसकी स्पीड 10 है, लेकिन इस पर जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट लग रहा है। तो अपोजिट फोर्स का मतलब आप समझते हो कि हमको क्या कर देना चाहिए, माइनस करके यूज़ करना चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले F = ma का स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं और F की जगह पर हम यहाँ पर -8 यूज़ करेंगे। -8 का मतलब मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि वो मोशन के अपोजिट फोर्स लग रहा है तो वहाँ पर माइनस कंसीडर करेंगे हम। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 800/40 = a। डेसिमल हटाएंगे तो 800 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 20। तो इस क्वेश्चन में जो एक्सेलेरेशन चल रहा है वो -20 चल रहा है फ़िलहाल। तो अब हमसे कहा गया है कि ये फोर्स 30 सेकंड के लिए लगा है, तो उसका मतलब ऑब्वियस है कि ये एक्सेलरेशन भी 30 सेकंड तक में यूज़ हो रहा होगा। अब कह रहा है कि ठीक है, द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट x = 0 प्रिडिक्ट t = 5। पोजीशन बतानी है जब t = -5 रहा होगा। ओके, तो पोजीशन बताने के लिए इक्वेशन यूज़ हो जाएगी ut + ½ at²। तो जब हम यहाँ पर u का वैल्यू 10 रखेंगे, t का वैल्यू -5 रखेंगे, a का वैल्यू हमें -20 दे रखा है और t का वैल्यू दोबारा से हम कितना रखेंगे, -5 का स्क्वायर रख लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50, 10, 50, 25, -50 मीटर। तो पहले पार्ट में हम पे t = -5 पर पोजीशन कितनी आ रही है, -50 मीटर। ओके, अब आगे है 25 सेकंड। अब अगर हम 25 सेकंड को देखें तो 25 सेकंड के लिए हम यहाँ पर वैल्यू यूज़ कर लेंगे। तो दोबारा से हमने t का वैल्यू अब 25 यूज़ करना है ना। तो हमने दोबारा इक्वेशन यूज़ करी ut + ½ at²। तो u हमारे पास कितना है 10, t कितना है 25, a कितना है हमारे पास, a हमारे पास -20, क्योंकि जो a है वो 30 सेकंड तक होगा माना जाएगा, तो ये तो 25 सेकंड तक का क्वेश्चन है। और t हमारे पे कितना है 25 का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 250 + -10, 25 का स्क्वायर 625। तो ये आपको माइनस करने पर आंसर देगा मेरे प्यारे बच्चों -600 मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, इसका भी थर्ड पार्ट बचा है, तो बच्चों थर्ड पार्ट को भी क्लियर करते हैं। चलो बच्चों, थर्ड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में हमसे ये कह रहा है कि बताइए अब t = 100 सेकेंड, कितने सेकेंड, 100 सेकेंड। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्सेलेरेशन सिर्फ 30 सेकेंड तक होगा। तो पहले इस क्वेश्चन को मैं 30 सेकेंड तक के लिए चेक कर लूँगा, क्योंकि 30 सेकेंड तक एक्सेलेरेशन मुझे यूज़ करना है और फिर बचे हुए 70 सेकेंड के लिए मैं क्वेश्चन देख लूँगा कि कैसे बनेगा। तो पहले 30 सेकेंड तक बात करते हैं पोजीशन की। तो जब मैं 30 सेकेंड तक में अप्लाई करूँगा ut + ½ at², तो इस क्वेश्चन का लॉजिक ये कहता है कि u आप 10 लोगे, t आप 30 लोगे। ओके, a आप कितना यूज़ करोगे, -20 यूज़ करोगे और t आप फिर से कितना यूज़ करोगे, 30 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी -8700 मीटर। तो ये आपकी जो है 30 सेकंड तक की पोजीशन है। अब 30 सेकंड के बाद क्या हुआ होगा, 30 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि 30 सेकंड तक ये फोर्स अप्लाई हो रहा था, तो 30 सेकंड तक ये एक्सेलरेशन होगा। तो 30 सेकंड के बाद आपके पास कोई फोर्स नहीं होगी, तो उसके बाद जो पार्टिकल है वो विदाउट एक्सेलरेशन चलेगा, यानी कि सिर्फ ut = ½ a की जगह 0। तो पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि जो फोर्स है वो 30 सेकंड तक एक्ट कर रही है, तो एक्सेलरेशन भी 30 सेकंड तक ही होगा। यानी कि 30 से जैसे ही 31 सेकंड आएगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि 30 सेकंड पर मेरी स्पीड क्या है भाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, v = u + at का यूज़ कर लेंगे और u यूज़ करेंगे 10, a यूज़ करेंगे हमारे पास कितना था 20 और t यूज़ करेंगे 30। तभी तो पता चलेगा कि आपकी 30 सेकंड पर जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 590। कितनी थी, 590। तो बच्चे यहाँ पर जाएंगे, u की जगह पर यूज़ करेंगे 590। कितना यूज़ कर लेंगे, 590 माइनस का।
और टी कितना लेना है 70, कितना लेना है 70, क्योंकि अब आप 70 सेकंड के लिए काम कर रहे हो। तो फिर आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मेरे प्यारे बच्चों इस वैल्यू को सॉल्व करके आ जाएगा तुम्हारे पास 41300 मीटर। ओके, तो बताइए टोटल कितना आ गया दोनों से। टोटल आ गया, पहले 30 सेकंड पर मेरी पोजीशन थी 8700 एंड देन आफ्टर डैट हमारे पास वैल्यू आई 41300, 41300। ओके, तो हमारे पास टोटल आ गया -1000। ये हमारे पास टोटल इतने मीटर हमारे पे पोजीशन आ जाती है। तो 100वें सेकंड पर मेरी ये पोजीशन होती है। तो क्वेश्चन का आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। मैं एक रफली वे में आपको इस क्वेश्चन का एक और बार लॉजिक समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि उनको इसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है कई बार। देखो बेटा, इसमें क्या हो रहा है एक्चुअल में, आप ऐसे सोचो कि 30 सेकंड तक फोर्स लग रही है मान लो, तो 30 सेकंड तक तो एक्सेलेरेशन होगा, बट 30 सेकंड के बाद फोर्स नहीं है अगले 100 सेकंड तक। तो एक्सेलेरेशन क्या चलेगा, पहली बात तो जीरो, क्योंकि आगे की जर्नी के लिए आपके पास एक्सेलेरेशन नहीं है। तो जो यहाँ पर वेलोसिटी होगा वो आगे के लिए इनिशियल बन जाएगा। तो इस वेलोसिटी को निकालने के लिए हमने यहाँ से इक्वेशन लगाई v = u + 80, ताकि ये फाइनल वेलोसिटी मिल जाए, क्योंकि वो आगे के मोशन के लिए इनिशियल बन जाएगी। ओके, लॉजिक समझ आ गया क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है बच्चों की, एक ट्रक है जो कि स्टार्ट होता है रेस्ट से। तो रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सिलरेट होता है 2 मीटर पर सेकंड से। अब एट t = 10 सेकंड, मतलब जब टाइम 10 सेकंड होता है, तो इसका मतलब है कि एक ट्रक है और हम एक स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। तो मान लो कि हम उसको कहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, तो मान लो कि हम उसको 6 मीटर टॉप से ड्रॉप कर रहे हैं, सपोज़ करते हैं। तो क्योंकि ये जो स्टोन है ये अभी एक आदमी के हाथ में होगा जो कि ट्रक पे है, तो ये ट्रक आगे की तरफ जा रहा है, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा इस वक्त। तो हमने इक्वेशन यूज़ करी v = u + 80, u0 a2 t10 20। तो मतलब इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस वक्त होगा जो कि हमारे पे कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड। ये इसका x डायरेक्शन का वेलोसिटी होगा, आप यूँ कह सकते हो। तो सोचिए कि आप एक ट्रक पर हैं, ट्रक पे एक लड़का है, उसके हाथ में एक क्या है, स्टोन है। तो स्टोन आगे जा रहा होगा 20 मीटर पर सेकंड से। अब क्या कहता है, वट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द स्टोन एट t = 11 सेकेंड। एट t = 11 सेकेंड पे हमें सारी चीज़ें बतानी है। ठीक है यार, डिस्कस करते हैं क्या चीज़ें। तो t = 11 सेकेंड की हमसे बात हो रही है। ठीक है, कितने सेकंड की बात हो रही है, 11 सेकंड की बात हो रही है। तो अब हम डिस्कस करते हैं, जैसे ही हम इसे ड्रॉप करेंगे। देखिए हमने इसको 10th सेकंड में ड्रॉप कर दिया था और इस पे थी इनिशियल वेलोसिटी जो कि आपके सामने 20 है। अब क्या हुआ होगा, ये स्टोन नीचे आ रहा होगा। ठीक है, तो जब नीचे आ रहा होगा तो इसके पास अब तो हॉरिजॉन्टल हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, 10 सेकंड पे ड्रॉप कर दिया था, तो सिर्फ ये चेक कर लेता हूँ कि 10 से 11 यानी कि 1 सेकंड का गैप है। तो इस 1 सेकंड के गैप पर y डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी आया इस पर, समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है। तो इनिशियल वेलोसिटी y पे तो थी नहीं, लेकिन जो ग्रेविटी है वो तो होगी। तो आप यूज़ कर सकते हो इस ग्रेविटी को, -9.8। डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम माइनस लेते हैं, टाइम 1 सेकंड का गैप यूज़ करा है, 9.8 माइनस का, और माइनस का मतलब आप समझते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 11th सेकंड पे, मतलब 10 से 11 सेकंड पर इसके पास नीचे की तरफ एक वेलोसिटी होगा जो कि 9.8 होगा, और हॉरिजॉन्टल तो उस पर था ही, वो तो चेंज हो नहीं रहा, कोई एक्सेलेरेशन कर नहीं रहा उसके लिए। तो ये आ गया मेरे पे। ठीक है, तो उसने हमसे वेलोसिटी पूछी थी, तो वेलोसिटी बताने के लिए इन दोनों वेक्टरों का नेट निकालना पड़ेगा, अंडर रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर फिर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, 2 इंटू पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर cos 90 0। तो हमारे पास आएगा सिर्फ 20 का स्क्वायर 9.8 का स्क्वायर। तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा हमारे पास 22.36।
नेट वेलोसिटी आ गया। और जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बस हमें यहाँ पर वेलोसिटी बतानी है, तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर दी वेलोसिटी। अगर आपको इसका एंगल भी बताना होता वेलोसिटी का, तो जैसे कि हम डिस्कस करते हैं कि वाई का वैल्यू ऊपर रख देंगे, एक्स का वैल्यू हम नीचे रख देंगे, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो कॉन्सेप्ट। तो अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा 10⁻⁹/20। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का जवाब है। अब दूसरे पार्ट में हमसे किसके बारे में बात हो रही है? एक्सेलरेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो आपको भी पता है कि जब ये स्टोन नीचे होगा 11th सेकंड पे, क्योंकि 10 सेकंड पे आपने इसे छोड़ दिया है, तो ये ऐसे नीचे आ रहा होगा, तो 11th सेकंड पे क्या होगा? इस पर कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टली तो एक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, वो क्या है? ग्रेविटी। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी में होगा, तो इसका एक्सेलरेशन सिर्फ कितना काउंट होगा? जी। तो सेकंड पार्ट का जवाब है कि सिर्फ इस पर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा, और वो कितना होगा? जी। और जी का वैल्यू आपको पता ही है, हम 9.8 लेते हैं, तो डाउनवर्ड होगा एक्सेलरेशन और वो होगा 9.8। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बच्चों हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या है? एक स्ट्रिंग है, और उस स्ट्रिंग से हम एक मास को कनेक्ट करते हैं, और ये स्ट्रिंग हमारी 2 मीटर लॉन्ग है, और इस स्ट्रिंग को हम एक ऑसिलेशन पे सेट कर देते हैं। ठीक है, अब मास हमें जो यूज़ करना है इस क्वेश्चन में वो 0.1 kg है, और जो लेंथ हमें यूज़ करनी है वो 2 मीटर यूज़ करनी है, और ये ऑसिलेशन में सेट है। द स्पीड ऑफ द बॉब एट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन आप सबको पता होती है, मीन पोजीशन हम इसे कहते हैं इस वाली पॉइंट को। तो यहाँ पर मेरी वेलोसिटी कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड है। एक्सट्रीम पोजीशन इसे कहते हैं, और एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब होता है मैक्सिमम हाइट वाली पोजीशन, जिस पर वेलोसिटी 0 है। ओके बच्चों, तो बच्चों ये कह रहा है व्हाट इज़ द ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ, वो किस पाथ को फॉलो करता है। अगर हम स्ट्रिंग को कट करें वन ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन, मेरे प्यारे बच्चों अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन पर इसे कट करते हो मान लो, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? 0। उसका मतलब ये रुका हुआ होगा, और आपने इसे कट कर दिया। कट कर दिया तो कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा, और नीचे गिरने का कारण है ग्रेविटी, तो सीधा नीचे जाके गिर जाएगा ऐसे। तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो पहले वाले पाथ का जवाब होगा स्ट्रेट लाइन। आप समझ पाए ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये यहाँ पे रुक रखा होगा, और आपने स्ट्रिंग को काट दिया, तो ये कहाँ जाएगा? सीधा नीचे गिरेगा, तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा इसमें। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम बात करते हैं कि अगर हम इसको मीन पोजीशन पे काटें, तो लेट सपोज मीन पोजीशन पे इधर आ रहा था, और अचानक से आपने स्ट्रिंग को कट कर दिया। अब क्या होगा? इसकी टेंडेंसी तो आगे जाने की है ना, तो ग्रेविटी से कहाँ बुलाएगी? नीचे। ग्रेविटी नीचे की तरफ इसे अट्रैक्ट करने लगेगी, तो बच्चों ये ऐसे आगे की तरफ गिर जाएगा, यानी कि अब ये पैराबोला टाइप का पाथ बनाएगा। तो सेकंड पार्ट में ये कैसा पाथ बनाएगा? पैराबोलिक पाथ बनाएगा। आप समझे पैराबोलिक क्यों? क्योंकि इस पे टेंडेंसी आगे जाने की थी, 1 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा था। आपने स्ट्रिंग को इतने में कट कर दिया, तो ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी जाएगा, ये नीचे को ऐसा टेढ़ा जाएगा। नीचे को क्यों टेढ़ा जा रहा है? क्योंकि देखो इसमें नीचे की तरफ एक ग्रेविटी जैसा एक्सेलेरेशन एक्ट करेगा, तो ये नीचे की तरफ आएगा धीरे धीरे करता हुआ। ठीक है, तो पाथ कैसा होगा दूसरे पार्ट में? पैराबोलिक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में हम पे कॉन्सेप्ट क्या है? एक मैन है, इसका मास है 70 kg। ये एक लिफ्ट में है जो कि मूव करती है अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें बस इसमें ये बताना है कि किस केस में वेटिंग मशीन पे क्या रीडिंग आएगी। मान लो मैं वेटिंग मशीन में पहले केस में होता, तो यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक्सेलेरेशन 0 होता। इस वक्त मेरे पे डाउनवर्ड में एक फोर्स लग रहा होता mg, जिसका वैल्यू मैं अगर यूज़ करता हूँ तो m मैं 70 यूज़ करूँगा और g मैं 10 यूज़ करूँगा, तो कितना आ गया? 700 आ गया। और यहाँ से मुझे एक नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा होगा, तो अगर मेरा एक्सेलेरेशन 0 है तो उसका मतलब टोटल फोर्स 0 होगा। टोटल फोर्स 0 होने का मतलब है कि टोटल फोर्स 0 हो रहा होगा। टोटल फोर्स का मतलब ऊपर का फोर्स पॉजिटिव और नीचे का फोर्स नेगेटिव। तो हमारे पास जो नॉर्मल फोर्स है वो कितना आ रहा होगा? 700 न्यूटन हम पे नॉर्मल फोर्स आ रहा होगा।
ओके, कितना आ रहा होगा, 700 न्यूटन हम पे नॉर्मल फोर्स आ रहा होगा। चलिए इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या हो रहा होगा उसे चेक कर लेते हैं। इसने हमसे कहा है सेकंड पार्ट में कि डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन कितना 5, ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा होगा और इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा 5 होगा। तो हम यूज़ कर लेंगे F इजिकल टू एम ए। एम का वैल्यू 70, ए का वैल्यू हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को -5 लिख दिया है जैसे हम बैच में डिस्कस करते थे। तो अब मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 700 -75 = 35, 350। तो अब मेरी जो रीडिंग है स्केल पे वो कितनी चलेगी, 350 यूज़ हो रही होगी। ठीक है बच्चों, कितनी यूज़ हो रही होगी, 350 यूज़ हो रही होगी। ये मेरे बी पार्ट का जवाब है कि बी वाले पार्ट में हमको 350 न्यूटन यूज़ हो रहा होगा। अब इसके सी पार्ट की तरफ चलते हैं। बच्चों ये कह रहा है कि अगर मान लो अपवर्ड जा रहा होता तो अपवर्ड के केस में हम इसको ऐसे ऊपर बना देंगे। अब अपवर्ड का मतलब है कि ये पॉजिटिव आएगा 5, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा होगा। तो अगर ऐसा है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1050। यानी कि अब इतना हमारे पे क्या एक्ट कर रहा होगा, इस वक्त हमारी रीडिंग इतनी आ रही होगी, इसका मतलब ये है। ठीक है, क्योंकि वेटिंग स्केल हमारा नॉर्मल नाप रहा होता है एक्चुअल में, जैसे कि कॉन्सेप्ट आप लोगों से मैं बैच में डिस्कस करता हूँ। तो डी वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगर हम डी वाले पार्ट को देखना शुरू करें तो डी वाले पार्ट में क्या होगा, व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ़ लेफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड एंड इट हर्टल डाउन फ्री अंडर ग्रेविटी। ओके, कह रहा है कि मान लो अगर ए का वैल्यू जी के बराबर होता और ये लिफ्ट नीचे गिर जाती, इस केस में क्या होता, तो याद है यहाँ पे n-700 चल रहा था इजिकल टू n70 और ए का वैल्यू माइनस का जी यानी कि 10 ले लेते, तो नॉर्मल एक्शन कितना हो जाता है, 0। नॉर्मल एक्शन 0 का मतलब ये है कि ये पार्टिकल अब इसके ऊपर होता ही नहीं एक्चुअल में, क्योंकि इनका जो कांटेक्ट है वो अलग अलग हो गया होता, क्योंकि नॉर्मल इज़ ए कांटेक्ट फोर्स और अगर कांटेक्ट फोर्स 0 आ रही है तो इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता, नो कांटेक्ट। ठीक है, तो रीडिंग कितनी आती फिर स्केल पे, 0 आ जाती। तो डी वाले पार्ट का आंसर 0 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम पे क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में एक बहुत अच्छा हमको ग्राफ दे रखा है और ये जो हमें ग्राफ दे रखा है ये हमें पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है। ओके, और बच्चों जैसे हम बैच में डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई पोजीशन टाइम ग्राफ हमें दिया होता है तो उसका जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी के वैल्यू बता रहा होता है। ऐसा ये ग्राफ है। ठीक है, ये 0 है, ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू हमारा 4 है, ये ए है। तो डिस्कशन हमारा चल रहा होता है। तो बच्चों हमें सबसे पहले फोर्स के बारे में बताना है। तो t<0 का मतलब है ये वाला सेक्शन। तो आप देख सकते हैं इस सेक्शन में तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, तो वेलोसिटी क्या आएगी, 0, क्योंकि हमें फोर्स के बारे में बताना है। तो इसका मतलब फोर्स कितना आ गया, 0। न्यूटन फर्स्ट लॉ याद है, फोर्स वेलोसिटी को चेंज करवाने के लिए चाहिए होती है, तो चेंज तो यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। दूसरे पार्ट में t > 0, t > 0 नहीं, एक्चुअल में t > 4 है बच्चों ये। तो ग्रेटर देन 4 का मतलब ये वाला सेक्शन होगा। अब यहाँ भी लाइन एकदम सीधी है तो एंगल क्या आएगा, 0। तो वेलोसिटी इस पार्ट में भी 0, तो फोर्स इस पार्ट के लिए भी क्या चलेगा, 0 चलेगा। आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं 0 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा। 0 से बड़ा और 4 से छोटा, तो ये वाला सेक्शन होगा, ये वाला सेक्शन होगा 0 से बड़ा और 4 से छोटा। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन का जो स्लोप है वो हम निकाल लेंगे। स्लोप मतलब ये एंगल हम निकाल लेंगे यहाँ से थीटा। तो ये वैल्यू कितनी है, 4 है, नहीं ये वैल्यू 3 है, और ये वैल्यू कितनी है हमारी, ये वैल्यू 4 है। तो यहाँ से हम tan थीटा फाइंड कर लेंगे स्लोप। तो कितना आ गया ये स्लोप, ये स्लोप आ गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 3/4। और बैच में डिस्कस हो रखा है यार, 3/4 का मतलब होता है 0.75, मतलब अगर आप डिवाइड करते हो मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी हमारे पास आएगा कितना, 0.75। तो पहले वाले पार्ट में जस्ट हमें फोर्स बतानी है, तो वेलोसिटी तो आज भी कांस्टेंट ही है, तो इस वाले पार्ट में भी फोर्स 0। देखो जब तक वेलोसिटी में चेंज नहीं आता ना तब तक हमारा फोर्स 0 रहता है। क्लियर है इतनी बात।
सारे पार्ट आपके सामने हैं। अब हमें इम्पल्स बताना है t=0 एंड t=4 पे। तो मैं दोनों बातें आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। इसका जो बी पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि अगर हम इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं, पहले तो ग्राफ को थोड़ा साफ़ करते हैं वरना बहुत ख़राब हो गया है ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ हमारा कैसे था, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों t=0 की अगर मैं बात करूँ तो इस पॉइंट की बात हो रही है। तो इस पॉइंट से पहले यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, 0। इस पॉइंट के बाद यहाँ पे वेलोसिटी कितनी लिखी थी, अभी आई थी 0.75 अगर आपको याद हो। तो इम्पल्स पूछ रहा था। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, यही डिस्कस करते हैं हम। तो मास यूज़ करना है इस क्वेश्चन में 4 और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हो गया 0.75, इनिशियल हो गया 0। तो मल्टीप्लाई करके उत्तर कितना आ गया, 3 kg पर मीटर सेकेंड। ठीक है, इसी तरह से अब मैं इम्पल्स निकालने जा रहा हूँ। t=4, t=4 इसे माना जाएगा। तो इसके बाद क्या थी वेलोसिटी यहाँ पर, 0। इस पॉइंट से पहले क्या थी यहाँ वेलोसिटी, 0.75। तो इम्पल्स क्या होगा, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। अब मास कितना है 4 और चेंज इन वेलोसिटी क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, 0.75 यूज़ कर लेंगे। तो उत्तर कितना आ जाएगा, -3 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, तो बच्चों ये हैं हमारे 14 क्वेश्चन जैसे हम बैच में डिस्कस करते थे कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसके बाद के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे।